नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख 3 दिनों की यात्रा के लिए रशिया पहुंचने वाले हैं और ये यात्रा पनडुब्बी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख रशिया के शिपयार्ड का भी दौरा करेंगे, जहाँ पे रशिया न्यूक्लियर सबमरीन की रिफिटिंग कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया अपनी नई पनडुब्बी, जिसे कि ब्राटस के नाम से जाना जाता है, उसे 2026 तक भारतीय नेवी को दे देगा, जिसे कि INS चक्रा 2 से रिप्लेस किया जाएगा, जिसे हाल ही में भारत ने 2021 में जनवरी के महीने में रशिया को रिटर्न कर दिया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना को $3 बिलियन की लीज के तहत एक्वा क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन्स भी मिलेंगी, जिसके लिए 2019 में साइन किया गया था। आपको बता दें कि रशिया भारत को 3 किलो क्लास कन्वेंशन सबमरीन मात्र ₹1 के टोकन प्राइस के तौर पर देना चाहता है। इसके लिए भारत को हर पनडुब्बी की रिफिटिंग के लिए $250 मिलियन देने होंगे। दोस्तों, रशिया भारत के हथियार बाजार पर नजर बनाए हुए, उसे मालूम है कि भारत के पास इस वक्त पनडुब्बियों की सख्त कमी है। ऐसे में भारतीय नौसेना जो ऑलरेडी किलो क्लास की सबमरीन को ऑपरेट कर रही है, जो कि कई तरीके के अपग्रेडेशन और रखरखाव की समस्याओं से गुजर रही है। हालांकि दोस्तों, इंस्टेंट मोड पर तो हमें पनडुब्बियां चाहिए, क्योंकि भारत को अपने प्रोजेक्ट 75I के तहत अभी लंबा वक्त लगेगा अपनी स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए। तो ऐसे में तत्काल आवश्यकताओं के हिसाब से भारत अभी पनडुब्बियों के लिए रशिया पर ही निर्भर है। बढ़ते हैं ये अपडेट की तरफ, जो कि नेगेव LMG को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल ने जनवरी 2021 तक अपने पहले बैच में 6000 नेगेव NG 77.62 × 51 mm की लाइट मशीन गन को डिलीवर किया है भारतीय सेना को। लेकिन एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल अब बाकी की बची 10,469 यानी कि 10,479 यूनिट्स को इस साल के अंत तक भारत को दे देगा। यही नहीं, इंडियन आर्मी अलग से 41,000 LMG को मेक इन इंडिया मॉडल के तहत बनाना चाहती है, और जिनका ट्रायल अगले 5 महीनों में होना है। ऐसे में रिलायंस डिफेंस ने थोड़ा और वक्त मांगा है अपनी स्वदेशी LMG के लिए। इसके अलावा रिलायंस मल्टीपल वेंडर ऑप्शन पर भी काम कर रहा है, जिसमें कि अमेरिका और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है डिफेंस सर्विस बिल 2021 को लेकर। दोस्तों, अब नकेल कसेगी ऐसे लोगों पर जो कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करते हैं और बाद में स्ट्राइक करते हैं, जिससे कि देश को भी नुकसान होता है और देश की सुरक्षा को भी खतरा रहता है। ऐसे में लोकसभा में डिफेंस सर्विस बिल 2021 को पास कर दिया गया है, जिसके तहत भारत सरकार स्ट्राइक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, खास करके डिफेंस सेक्टर में। और डिफेंस सेक्टर में किसी भी तरीके का अपराध एक दंडनीय और नॉन बेलेबल होगा। बेवजह की हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को 2 साल की सजा और 15,000 या उससे ज्यादा तक का भी जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, जो कर्मी स्ट्राइक में शामिल भी होंगे, 1 साल की सजा उनको भी होगी और इसके अलावा उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। दोस्तों, ऐसा कदम बहुत ही जरूरी था उठाना, क्योंकि मनमानी तो किसी की नहीं चलेगी। और मनमानी की बात जहां तक है, तो आपने अभी तक देखा होगा कि जब भारत का चाइना के साथ ज्यादा गतिरोध हो गया था, तो ऐसे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने हड़ताल भी की थी और उसने अभी हाल ही में हड़ताल की धमकी भी दी थी। लेकिन डिफेंस सर्विस बिल आ जाने के बाद अब इनकी हेकड़ी कम होगी और चुपचाप से ये देश के लिए काम करेंगे, क्योंकि इनको पैसा देश की सेवा के लिए दिया जा रहा है, ना कि इनकी मनमानी हड़तालों के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों डिफेंस सर्विस बिल के बारे में? क्या ये ठीक है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर को लेकर आ रही है। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 55 एकड़ जमीन अलॉट की है, जिसमें कि 19 डिफेंस फर्म्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां लगा सकती है, जिससे कि यहां पर हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि BRO को लेकर आ रही है। BRO ने दोस्तों एक बार फिर से इतिहास रचा है। जी हां, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साहसी कर्मचारियों ने विपरीत मौसम हालातों में ऊंची जगह पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाकर अपना लोहा दुनिया के सामने मनवा लिया है। BRO ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बना ली है। आपको बता दें कि उमलिंगा पास 19,500 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के तौर पर अब जानी जाएगी। इससे पहले ये खिताब बोलिविया के पास था, जहां 18,953 यानी कि 18,953 फीट की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क थी। आपको बता दें कि उमलिंगला पास अब एक ब्लैक टॉप सड़क से जुड़ गया है और ये अब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क होने का दावा कर चुका है। इस सड़क की ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंची है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल की ओर के साउथ बेस कैंप की ऊंचाई 17,598 यानी कि 17,598 फीट है। तिब्बत की ओर नॉर्थ बेस की ऊंचाई 16,900 फीट है। यही नहीं, इस सड़क की ऊंचाई सियाचिन ग्लेशियर जो कि 17,000 फीट से भी ऊंचा है, खरदुंगला पास जो कि 17,582 फीट की ऊंचाई पर है,
ये सड़क उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर तैयार की गई है और भारत ने बोलीविया की सबसे ऊंची सड़क के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा कनेक्टिविटी के लिए होगा। इस सड़क के इलाके से चुमार सेक्टर के सभी महत्वपूर्ण कस्बे आपस में जुड़ जाएंगे। इसकी मदद से सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, आमतौर पर पहाड़ों पर सड़क तैयार करना एक चुनौती होता है, लेकिन हिमालय में इतनी ऊंचे पर सड़क तैयार करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। दोस्तों, बीआरओ के कर्मचारियों को, पूरी टीम को एक लाइक तो बनता है और देश गर्व करता है बीआरओ पर भी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो लोग कर रहे हैं। मौसम कैसा भी हो, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारत और मॉरिशस को लेकर आ रही है। दोस्तों, मॉरिशस ने एक रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कि उसने भारत को अगलेगा के दूरस्थ द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है। हाल ही में अल जजीरा ने द्वीप समूह के मुख्य द्वीप के उत्तर में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अगलेगा पर भारतीय सैन्य अड्डे के लिए एक हवाई पट्टी और 2 जेटी के निर्माण की सूचना दी थी, लेकिन मॉरिशस सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत को यहां पर सैन्य स्थापना करने की अनुमति देंगे भी नहीं। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगलेगा में सैन्य अड्डे के निर्माण के लिए मॉरिशस और भारत के बीच कोई समझौता हुआ ही नहीं है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में मॉरिशस की यात्रा की थी, जिसके दौरान इन 2 परियोजनाओं पर काम चल रहा था, जिसमें कि 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी और एक जेटी बनानी थी भारत के द्वारा, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया था कि उनके उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, बात कुछ और ही है। शायद मॉरिशस किसी प्रेशर में भी हो सकता है, या फिर भारत और मॉरिशस के संबंध तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात भी है कि भारत सार्वजनिक नहीं करना चाहता अपने इस गुप्त सैन्य अड्डे को। बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में बताएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि ताइवान को लेकर आ रही है। ताइवान का चाइना के साथ अक्सर विवाद चलता रहता है। ऐसे में अमेरिका अपने M109 हवाईजर तोप को ताइवान को देने जा रहा है। 75 करोड़ डॉलर की इस डील को बाइडेन प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि पहले की तरह चीन इस बार भी अमेरिका ताइवान हथियार खरीद समझौते पर कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है। और पिछले साल ही चीन ने ताइवान को लड़ाकू विमान और मिसाइल बेचने के आरोप में अमेरिका हथियार निर्माता कंपनी बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और रैथियन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि इस डील में करीबन 40 की संख्या में M109A6 हवाईजर सिस्टम और इससे संबंधित उपकरण शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दावा किया कि ये बिक्री ताइवान के हवाईजर बेड़े को आधुनिकीकरण करने में बड़ा योगदान करेगी। साथ ही इस डील के कारण वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को भी मजबूत किया जा सकेगा। दोस्तों, अगली अपडेट रशिया को लेकर आ रही है। दोस्तों, रशिया लगातार अपने Su-75 की पेशकश दुनियादारी को कर रहा है और ऐसे में रोस्टेक के डायरेक्टर ने कहा कि अगर इंडियन एयरफोर्स नए Su-75 फाइटर जेट के लिए इंटरेस्ट दिखाती है तो हम भारत के साथ इस नए सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर बात करेंगे। साथ ही रशिया ने कहा कि वो भारत की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। इसके अलावा वो भारत के सभी प्रपोजल को मानने के लिए तैयार है। रशिया ने कहा कि वो अपने इस नए Su-75 स्टील्थ फाइटर जेट की लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम हो या फिर पर्सनल ट्रेनिंग हो, मेंटेनेंस हो या फिर कंपोनेंट्स की सप्लाई हो, उसे हम बिल्कुल समय पर देने के लिए तैयार हैं, जिससे कि इसकी सेल सर्विस कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि Su-75 की पहली फ्लाइट 2023 तक हो जाएगी और 2026 तक इसका पहला बैच सामने आ जाएगा। यानी कि दोस्तों, रशिया अभी भी भ्रम में बैठा हुआ है कि भारत उससे उसका Su-75 फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन ऑलरेडी भारत अपने फाइटर जेट्स के प्रोग्राम में एंगेज्ड है, बिजी है। तो ऐसे में सवाल नहीं उठता है कि हम नए Su-75 की तरफ जाएंगे। ऐसे में ये जरूरत है कि भारत रशिया के साथ भी संबंध खराब ना करे और उसको कहीं ना कहीं टरकाता रहे, और जिसके लिए भारत के पास साफ तौर पर कई सारे मुद्दे हैं कहने के लिए कि भाई हम अपने LCA तेजस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा AMC प्रोजेक्ट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो हमारे पास इतना समय और इतना ज्यादा धन भी नहीं है, यानी कि इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है कि हम आपके Su-75 फाइटर जेट को लें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। दोस्तों, इसरो भूटान के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा दिसंबर 2021 में, जिसे कि भूटान के 4 इंजीनियर्स ने बनाया है। इसरो इन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। आपको बता दें कि भारत ने 2017 में साउथ एशिया सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत वो साउथ एशिया के देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।